अब हम समझने की कोशिश करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को डिटेल में समझने के लिए। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप प्ले लिस्ट में जाइए और सारे वीडियोस बेसिक जो लेक्चर में दे रखे हैं वर्ब्स के ऊपर वो सारे देख लीजिए। और मैं लगभग 200-250 वीडियोस कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। प्ले लिस्ट में जाना, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी डिटेल में। अब हम देखेंगे यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बीच में डिफरेंस। डूइंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब और बीइंग वर्ब वो सारी कैसे यूज़ होती हैं, सेंटेंस को कैसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में कन्वर्ट करती हैं, और किन किन का पैसिव वॉइस बनेगा, किन किन का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए, बहुत ही डिटेल में देखिए, स्किप मत करना, एक एक मेरे शब्द को ध्यान से सुनना, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब्स होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिनकी बात या तो व्हाट या जिनकी बात होम से हम क्वेश्चन करें और उनके बाद क्वेश्चन अगर करें और उनके बाद अगर हमें आंसर मिले डायरेक्ट तो हमारा वो ऑब्जेक्ट निकल के आता है, और ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब सिंपली वे वर्ब्स होती हैं जिनके बाद अगर कोई वर्ड को जोड़ना है तो वहाँ पर उसके पहले में प्रपोजिशन लगाना पड़ता है। प्रपोजिशन अगर ना है तो इन स्ट्रक्चर की जगह पर एडवर्ब भी लगा सकते हैं। तो ओवरऑल इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ प्रपोजिशन या एडवर्ब वगैरह आते हैं। देखें, ही मेरा सब्जेक्ट है, प्लेड मेरा मेन वर्ब है, और ये दोनों के दोनों मेन वर्ब कहलाते हैं। टेनिस मेरा ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ही प्लेड वॉट, उसने क्या खेला? उसने टेनिस खेला। एक बात और है कि इसमें जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब तब होती हैं जब इसमें कोई एक्शन भी हो रहा हो। ये याद रखना, मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ, एक्शन जनरेट होता है इसमें। तो ही प्लेड वॉट, ही प्लेड टेनिस, ही प्लेड टेनिस वेल, तो ही सब्जेक्ट हो गया, प्लेड मेरा मेन वर्ब हो गया, और टेनिस मेरा ऑब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का, और प्लेड मेरा कैसे खेला, तो ये एडवर्ब हो गया। तो ये एडवर्ब आ रहा है मेरा प्लेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ये भी मेरा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ही प्लेड वेल इन द मैच, तो ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, प्लेड मेरा वर्ब हो गया, वेरी मेरा एडवर्ब हो गया, वेल मेरा एडवर्ब हो गया। एडवर्ब के बारे में एक और एडवर्ब आ रहा है, डिग्री बता रहा है यहाँ पर, कितना बहुत अच्छा। इन मेरा प्रपोजिशन है, मैच मेरा ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का। तो अगर मैं ध्यान दूँ कि इस प्रपोजिशन का तो ये मैच ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन इस प्लेट का ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया? है ही नहीं, यहाँ तो एडवर्ब है, तो ये मेरा हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। एक और देखो, ही सब्जेक्ट सिंग्स वर्ब वेल, वह अच्छी तरीके से गाता है। तो हाउ का आंसर आया, तो यहाँ पर हाउ से मिला, ये तो वर्ब के लिए आया है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब। ही सब्जेक्ट सिंग्स मेरा वर्ब है, स्वीटली, वह कैसे गाता है? वह मधुरता से गाता है, वह मधुर नहीं गाता है, मधुरता से गाता है, मतलब मधुर गाता है, मतलब अच्छे गाता है। तो यहाँ पे हाउ का रिप्लाई आ रहा है और एल वाई लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये तो हो गया एडवर्ब, तो ये भी अपनी हो जाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, डिड मेरा अगर हेल्पिंग वर्ब मान लो तो यहाँ पे बगल मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये खुद मेरी मेन वर्ब है। इन प्रपोजिशन का ये कंपनी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर हम ध्यान दें तो अभी भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, तो ये अपना हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, रोट मेरा मेन वर्ब हो गया, वेरी मेरा एडवर्ब है, और ये वेल भी एडवर्ब है, और ये वेरी इस एडवर्ब के लिए आया, और ये मेरा आया है रॉट के लिए। ही रॉट वेरी वेल, वह बहुत ही अच्छी तरीके से, उसने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा। इन मेरा प्रपोजिशन है, ये मेरा आर्टिकल है, और कंपटीशन मेरा इसका ऑब्जेक्ट हो गया। TION जब भी आता है तो अपना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। ये सब हमने देखा बहुत ही डिटेल में, सब पढ़ा चुका हूँ, देख लेना प्ले लिस्ट में जा करके। तो ये तो अपना हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसका खुद का ऑब्जेक्ट नहीं है। ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, रॉट मेरा वर्ब हो गया, एन ऐसे, ही रॉट वॉट, ही रॉट एन ऐसे, तो एन ऐसे तो मेरा हो गया ऑब्जेक्ट इस वर्ब का, तो ये बन जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बगल में इसका ऑब्जेक्ट आया है। वेरी मेरा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो कि इस वेल के बारे में बता रहा है बहुत अच्छी तरीके से, और ये मेरा आया है रॉट के लिए। इन मेरा प्रपोजिशन है, ये मेरा आर्टिकल है, ये मेरा कॉम्पिटिशन ऑब्जेक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इस प्रपोजिशन का। तो ये वर्ब अपनी बन जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसका तो इसका खुद का ऑब्जेक्ट है। ही स्टॉप्ड द कार, उसने कार रोकी, उसने कार रोकी, उसकी कार नहीं रुक गई। अगर मेरे को उसकी कार रुक गई तो कैसे बनेगा? हिज कार स्टॉप्ड। अगर यहाँ पे काम करने वाले इंसान हैं
उस वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट भी उसका है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगी, फिर ये हैपनिंग वर्ब यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं रहेगी। तो ये तो होगी ट्रांजिटिव वर्ब। उसने कार रोकी और ही स्टॉप्ड, हिज कार स्टॉप्ड, उसकी कार रुक गई। क्या कार खुद को रोक सकती है? नहीं, ये तो नेचुरली एक्सीडेंटली हुआ है। तो यहाँ पर ये अपनी इंट्रांजिटिव वर्ब है जो कि हैपनिंग वर्ब की कैटेगरी में आता है। हमें यहाँ पे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ही सीखना है बस। ही स्टॉप्ड, वह रुक गया। उसने रोका ऐसे क्यों नहीं बोल सकते हो? उसने रोका, क्या रोका? तो अधूरा सेंटेंस है, इसका मतलब यहाँ पे वो रुक गया ये बोलना पड़ेगा। अगर हैपनिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर होने वाला हिंदी का अर्थ निकालना पड़ेगा, ये याद रखना। तो ये अपना हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ही स्लीप्स, वह सोता है। तो सोना कोई, आपको सर सोने में तो एक एक्शन हो रहा है, क्या वो एक्शन ट्रांजिशन किसी ऊपर कर रहा है? आप सोए तो सोने का प्रभाव आप तक ही सीमित है। वह रुक गया तो भले वो रुका तो खुद ही है, एक्शन तो उसी साथ में हुआ लेकिन उसका रिएक्शन भी उसी के पास हुआ है। सोया वह है और उसका रिएक्शन भी उसी को मिला है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो एक बात ही समझ में आई है कि पैसिव वॉइस उन्हीं वर्ब्स का बनता है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब हो, जिसमें एक्शन जनरेट हो रहा हो, जिसमें एक्शन हो रहा हो और उसके बाद खुद का ऑब्जेक्ट हो। इसकी जगह एडवर्ब लिखा हो, प्रपोजिशन लिखा हो, कॉम्प्लीमेंट लिखा हो, तो इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते, उसका ऑब्जेक्ट ही चाहिए तभी पैसिव वॉइस बनेगा। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, डिटेल में देख लेने जा करके। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट, सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। जो मैंने आपको पढ़ाया था एक्टिव पैसिव, जिसमें क्लॉजेस के मैंने पैसिव वॉइस बनाए थे, उसका लॉजिक यहाँ पे छुपा हुआ है। और साथ ही साथ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं वो भी यहाँ पे समझ में आएंगे आपको। इस जो सीरीज जो चल रही है वर्ब की, आपको हजारों क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो प्रपोजिशन, नाउन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ से आपके मन में होंगे कि उस वाले चैप्टर में क्लियर कभी नहीं होते या नहीं हुए हैं, वो यहाँ पर भी होंगे। पूरी इंग्लिश हर एक चैप्टर से कनेक्टेड है। नाउन का रीज़न और लॉजिक आपको पूरे ग्रामर सब जगह मिलेगा। तो हर एक चीज़ हर एक जगह क्लियर होती है, हर एक पार्टिकुलर वीडियो या सेशन या चैप्टर में नहीं हो पाता, ये इस बात को नोट कर लीजिए। अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ, सेंटेंस डेफिनेशन होती है एक कंप्लीट मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ कलेक्शन, एक कंप्लीट मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा यहाँ पर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस, एक कंप्लीट मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होगा यहाँ पर, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये सही डेफिनेशन। तो सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें एक मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, हमें शब्दों समूह हो जहाँ पे उस सेंटेंस का सही मीनिंग निकले, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेंटेंस। याद रखना, मीनिंग सही निकले और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो भी सकता, नहीं हो सकता, वो हम देखेंगे आगे चल करके। दूसरी बात, इसमें एक बात और छूटी हुई जो ग्रामेटिकल करेक्ट भी होना चाहिए। अब इन दोनों डिफरेंस क्या है वो सब बातें हम देखेंगे अभी आगे चल करके। सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी हर एक टाइप का हो सकता है। इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव सब हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ क्लॉजेस के बारे में, एन इनकम्प्लीट मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, यानी कि एक शब्दों का समूह है जो कि अर्थ तो निकल लेकिन अधूरा है, जो कि दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है। यानी कि मैंने आपको पढ़ाया था प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग जो सेंटेंस है या सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होती है। तो ये क्लॉजेस वाले वीडियो अगर मैंने देखी होंगे तो ये बात मेरी एक सेकंड में समझ में आ गई होगी। अगर नहीं देखा तो ऐसा समझ लो, देखो बिना देखे तो कम नहीं चलेगा, ये तो बात नोट कर लो आप। अभी जब तक देखोगे नहीं सारे वीडियो तब तक क्लियर नहीं होंगे। अब मेरी बात समझ लो, मैंने कोई बात बोली जैसे कि तुम आ गए, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, सेंटेंस कंप्लीट है। अगर मैं बोलूँ अगर तुम मेरे पास आओ, क्या ये सेंटेंस पूरा है? तो आप कहोगे सर इसमें अगर तुम मेरे पास आओ ये मीनिंगफुल तो है लेकिन ये अधूरा लग रहा है। अगर तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा,
अगर तुम मेरे पास आते हो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, ये अगर तुम मेरे पास आओगे ये मैं तुम्हारे संग में चलूँगा, इसके ऊपर डिपेंड है। ये अकेला स्टैंड नहीं कर सकते, अकेला बोल नहीं सकते हम लोग। तो इस हिसाब से ये इनकम्प्लीट होते हैं, ये केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव हो सकते हैं क्लॉजेस। हर एक चीज़ पढ़ा चुका हूँ, बिना देखें समझ में नहीं आएगा। अब सारी बातों को यहीं से क्लियर कर लेते हैं। ही कैन नॉट एक्सेस टू द फाइल, अगर सब्जेक्ट ये मेरी मेन वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, एक्सेस मेरी हो जाएगी मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब ही कैन नॉट एक्सेस वॉट, वो क्या एक्सेस नहीं कर सकता है, तो आंसर आएगा फाइल। तो अगर इसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट मुझे मिल जा रहा है तो मुझे यहाँ पे टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये टू क्यों नहीं आया, ये प्रपोशन में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रपोशन बहुत ही अच्छे लेवल से पढ़ाऊंगा, इसलिए इसको यहाँ पर टू को हटाएंगे। इस बात को फिलहाल समझ लो, जिन वर्ब्स का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल सकता है उसके बीच में प्रपोशन नहीं आते, जिनका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं लिख सकते उसके बीच में प्रपोशन डालनी पड़ेगी। ये रहा आंसर। ही ब्लेम्स ऑन हिज ब्रदर, ही ब्लेम्स होम, तो आंसर है हिज ब्रदर, तो यहाँ पर ऑन नहीं आएगा। ही हैज़ मैरिड विद हर, मैरिड वाली लॉजिक में बताऊँ बहुत ही डिटेल में। ही हैज़ मैरिड विद हर, उसने उससे शादी कर ली या उसने उससे शादी कर ली। भाई लड़के ने लड़की से, लड़के ने लड़के से करेंगे तो दोनों आपस में ही, ऐसा तो नहीं कि लड़की ने लड़के से कर ली जाकर, वो तो भगाना हो गया ना, एलॉपमेंट हो गया ना। या तो फिर लड़के ने लड़की को भगा लिया तो भी भगाना हो गया, तो ये तो समस्या हो गई। तो यहाँ पे सेंटेंस अफर्मेटिव है। पहली बात तो ये कि मेरा एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरी मेन वर्ब है, ये विद मेरा प्रपोजिशन है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का। कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस मेरा करेक्ट है। ही इज़ मैरिड, ही इज़ मैरिड। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये मेन वर्ब था, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा बताओ क्या है, ये मेरा यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। आर्ग्यूमेंट करने से पहले थोड़ा सा सुनना मेरी बात को, दिमाग में आपके आर्ग्यूमेंट चल रहा होगा। ही इज़ मैरिड, अब इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूँ, ही इज़ टॉल। ये टॉल क्या है, तो आप कहोगे सर ये टॉल ये ही है, इसके बारे में स्टेटस ही कैसा है। ऐसे ही इज़ मैरिड, ही इज़ अनमैरिड, ये स्टेटस है इस आदमी के बारे में, इस लड़के के बारे में, तो ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर ये पैसिव वॉइस नहीं है कि उस लड़के ने उस लड़की से शादी की। अगर इसको पैसिव वॉइस मानते हो, ही इज़ मैरिड विद हर या बाई हर, तो इसका मतलब ये है कि उसने उसको भगा करके शादी की है, ऐसा नहीं है। एक्शन इसी ने किया है, ये तो चुपचाप खड़ा रहा, मैं तो चुपचाप खड़ा रहा, वो आई और उसने शादी कर लिया आकर की ज़बरदस्ती। ऐसा हो सकता है क्या? गलत काम जरूर हो सकते हैं लेकिन शादी बगैर तो नहीं हो सकता है। अब वो चीज़ अलग है कि आपको ज़बरदस्ती शादी कर ली, छुपा करके, मारपीट करके, वो आर्ग्यूमेंट मत करो। यहाँ पर ही का स्टेटस बताया जाए कि वो शादीशुदा है कि कुंवारा है, तो आंसर है कि वह कुंवारा है। तो हमने भी ये ध्यान दिया कि वर्ब के बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ पे वर्ब्स के बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो यहाँ पर विद नहीं आएगा। अब आई बात समझ में। अब यहाँ पे मैरिड जो तो एडजेक्टिव है, ये तो मेन वर्ब थी और ये तो एडजेक्टिव है, उसके स्टेटस बता रहा है, तो यहाँ पे फिर लगाएंगे टू हर, ही इज़ मैरिड टू हर। हमें इस वर्ड के बाद हमें एक शब्द जोड़ना था। अब ये अगर वर्ब होती, ट्रांसिटिव वर्ब अगर होती तो डायरेक्ट जोड़ जाता, तो डायरेक्ट जोड़ने के लिए ट्रांसिटिव वर्ब ठीक है, लेकिन ये तो ट्रांसिटिव वर्ब है ही, ये तो एडजेक्टिव है, तो बीच में डालना पड़ा प्रपोजिशन। दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए कुछ लॉजिक्स होते हैं, उन लॉजिक्स को सीखेंगे प्रपोजिशन वाले वीडियोस में। यहाँ पे टू आएगा, विद क्यों नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, वो सब देखेंगे, इसी में देख लेंगे हम लोग वर्ब वाले में, या फिर हम लोग देखेंगे प्रपोजिशन वाला चैप्टर। मुझे याद नहीं कहाँ पे मैंने पढ़ा है, लेकिन पढ़ाऊँगा मैं ज़रूर। द मैन सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन स्ट्रेस मेरी मेन वर्ब है। द मैन डिड नॉट स्ट्रेस वॉट द मैटर, उसने उस मैटर पर दबाव नहीं डाला। हिंदी सुनना, उस आदमी ने उस मैटर पर दबाव नहीं डाला। हिंदी में कैसा लग रहा है, पर दबाव नहीं डाला, लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिखाई दी, ये तो मेन वर्ब है और मेरी ये ट्रांसिटिव वर्ब, तो यहाँ पर डायरेक्ट द मैटर आएगा, ऑन नहीं आएगा। हिंदी में क्यों नहीं लिखता हूँ, यही रीज़न है। हिंदी में मुझे पर बोलना पड़ेगा, लेकिन पर यहाँ पे इंग्लिश में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा वो देखेंगे हम लोग वहाँ पर प्रपोजिशन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे ऑन को रिमूव करना था, ये समस्या थी। द मैन सब्जेक्ट, मेड मेन वर्ब, द स्ट्रेस।
अगर ये मेन वर्ब है तो फिर स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस के ठीक पहले मैंने देखा यहाँ पे तो नाउन है, सॉरी आपका आर्टिकल, तो आर्टिकल अपने बाद लाता है नाउन, इसका मतलब स्ट्रेस यहाँ पर नाउन है। यहाँ पर डिड नॉट के बाद स्ट्रेस मुझे चाहिए था वर्ब के फॉर्म में, तो वर्ब है, और इस वाले सेंटेंस में स्ट्रेस मेरे यहाँ पर नाउन है। अब नाउन अगले वर्ड को जोड़ने के लिए कोई फंक्शन नहीं करता है, तो द मैटर के लिए फिर मुझे बीच में डालना पड़ेगा ऑन। बहुत लॉजिकल तरीके से होता है, प्रपोजिशन में परेशान नहीं होना है। जब वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वर्ब नहीं है, नाउन है, एडजेक्टिव वगैरह है, तो फिर हम वहाँ पर बीच में प्रपोजिशन डालते हैं। अब यहाँ पे ऑन ही क्यों आया वो देखेंगे प्रपोजिशन वाले चैप्टर में। नाउन होने वजह से यहाँ पर डालना पड़ा ऑन, वहाँ पे वर्ब था इसलिए वहाँ पे ऑन हटाना पड़ा। ही डाइड दिस ईयर, वह इस साल ख़त्म हो गया। ही वॉज डाइड दिस ईयर। अब नीचे वाले सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से सुनना, लॉजिक से समझना। ही वॉज डाइड दिस ईयर, वह इस साल ख़त्म हो गया, या उसकी इस साल मृत्यु हो गई। हिंदी पूरी सही निकल रही है। ही वॉज डाइड बाय द मैन, वह उस आदमी द्वारा मारा गया, सही सेंटेंस है। हिंदी में दोनों गलत हैं। डाइड, वह मर गया, यानी उसका देहांत हो गया। हिंदी में क्या निकला? होना। क्या आपने उसका देहांत किया है? नहीं, आपने देहांत तो उसका किया, उसकी आपने मृत्यु तो की नहीं है। मृत्यु नेचुरली होती है। अब यहाँ पे एक बात और निकल के आती है कि वह आदमी उस आदमी द्वारा मारा गया। तो जब मारा जाता है तो वहाँ पे फिर शूट होता है, शूट या किल्ड हो सकता है यहाँ पर। अब सेंटेंस मेरे सही क्यों? पैसिव में है ना। डाई जो वो तो नेचुरल वर्ब होगी ना, डाई जो वो नेचुरली तरीके से होता है। और जब कोई नेचुरली ना मरे, एक्सीडेंटली या फिर कोई जानबूझ के किसी मारता है, तो वहाँ पे शूट होता है या किल्ड होता है। ऐसी कुछ वर्ब्स यूज़ होती हैं। लॉजिक लगाओ दिमाग में। और अगर मैं कहूँ कि ये तो मेरी इंट्रांसिटिव वर्ब यानी कि हैपनिंग वर्ब है, तो हैपनिंग वर्ब हमेशा इंट्रांसिटिव होती हैं, जो कि एक्टिव वॉइस में लिखी जाती है। यहाँ पे वॉइस गलत है। ही डाइड दिस ईयर, उसका इस वर्ष देहांत हो गया। बात आई समझ में? हैपनिंग वर्ब मैंने क्यों समझाई थी, उसका लॉजिक यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। ये था लॉजिक। और यहाँ पे ये पैसे इसका बनेगा नहीं हैपनिंग वर्ब का, तो फिर मुझे यहाँ पे वर्ब चेंज करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे मारने का काम हुआ है। तो ही वॉज शूट या किल्ड बाई द मैन। अब सही बना है। 2-3 बार वीडियो देखें तभी समझ में आएगा, इतना जल्दी माइंड में एंटर करने वाला नहीं है। द एग्रीमेंट विल बी एक्सपायर्ड इन द नेक्स्ट मंथ। एग्रीमेंट जो वो अगले महीने एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये पैसिव वॉइस में हुआ और अगला महीना एक्सपायर नहीं करेगा, अगले महीने में होगा, इसलिए मुझे इस वर्ब्स को प्रपोजिशन जोड़ना पड़ा। अब ध्यान दो, एक्सपायर्ड मेरा एक ट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कि सर अभी आपने कहा था कि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं है। जैसे यहाँ पर आपने टू रिमूव किया, यहाँ पे ऑन रिमूव किया, यहाँ पे ऑन रिमूव किया, तो ऐसे यहाँ पर भी कर दो। अब रीज़न ये है कि इसके बगल वाले जो वर्ड है वो इसका डूअर कहाँ है, इसलिए मुझे बीच में प्रपोजिशन डालना पड़ेगा। ध्यान समझो, इस एडवर्ब के लिए इन आया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि इन यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, सोचो। इन नेक्स्ट मंथ, इन लास्ट मंथ, जब भी नेक्स्ट और लास्ट किसी एडवर्ब ऑफ टाइम के पहले आता है तो वहाँ पर इन नहीं आता है, ना ऑन आता है। इस लॉजिक को भी याद कीजिए। यह एग्रीमेंट अगले महीने में एक्सपायर हो जाएगा। भले मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये देखेंगे एडवर्ब वाले वीडियोस में और प्रपोजिशन वाले वीडियोस में। सच इंसिडेंट्स आर हैपन्ड वंस इन अ ईयर। इस तरह घटनाएं जो हैं वो एक साल में होती हैं, साल में एक बार होती हैं। अब कहोगे सर कि इस एक साल में होती हैं तो ये कोई ना कोई करेगा, तो इंसिडेंट को खुद तो करेंगी नहीं। बात सही है आपकी, लेकिन ज़रा मुझे ये बताओ कि हैपेंड जो वो तो एक हैपनिंग वर्ब है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब वो हैपनिंग वर्ब है। भले ये हैपेंड लिखा हो लेकिन है तो हैपनिंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं और इनका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं, तो फिर यहाँ पे आर क्या कर रहा है। बात समझो, हिंदी अर्थ की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। क्या मैं हिंदी अर्थ निकालना बंद कर दूँ? नहीं, हिंदी अर्थ तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि दिमाग को हिंदी पसंद है और हिंदी से जल्दी समझ में आता है। लेकिन जब मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ तो वहाँ पे लॉजिक भी तो लगाता चलूँ कि यहाँ पे सही गलत है। तो यहाँ पे आर की प्रॉब्लम थी, अब मेरा सेंटेंस सही है। और यहाँ पे इन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ये एक तरीके से फ्रेज के तौर पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे इन नहीं आया, इसका रूल था। तो सच इंसिडेंट्स हैपन्ड वंस इन अ ईयर, ए ग्लास ऑफ वाटर स्लिप्ड
वॉज स्लिप्ड नहीं, ऐसे यहाँ पे हैपेंड होगा, आर हैपेंड नहीं होगा। अब अगला वाला देखो, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, दिमाग घुमाने वाला कॉन्सेप्ट अब शुरू होता है। द हंटर शूट द टाइगर एंड किल्ड इट। हंटर ने टाइगर को शूट किया और उसको मार दिया। द हंटर शूट डैश द टाइगर बट इट एस्केप्ड। हंटर ने टाइगर को मारा लेकिन ये भाग गया। यहाँ पर प्रपोजिशन आएगी कि नहीं, देखो मैं प्रपोजिशन आपको दे रहा हूँ एट, किस किस में आएगा किस किस में नहीं आएगा, बहुत ही लॉजिकल है। द हंटर शूट द टाइगर, द हंटर शूट द टाइगर। अब यहाँ पर मैं फिर से आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि यहाँ पे एट आएगा कि नहीं आएगा। अब मेरी बात समझो, न्यूज़पेपर में जो चीज़ें आती ना वो आपको समझ थोड़ी थोड़ी आने लगेंगी। हंटर ने टाइगर को शूट किया, गोली मारी और वो मर गया। वो मरा कि नहीं मरा? तो यहाँ पर इस किल्ड इट ने ये बता दी सर ये मर गया है, कंफर्म है। तो इसका मतलब इसका ट्रांजिशन यानी कि शूट करने का जो काम था वो टाइगर तक 100% पूरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई वर्ब कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। पहली बात, हंटर ने टाइगर को शूट तो किया लेकिन ये बच गया, इसका मतलब गोली तो लगी, भले छू गई है, भले उसके एक बाल टूटा हो, गोली तो लगी लेकिन वो बच गया है। इसका मतलब मेरे शूट करने का जो ट्रांजिशन था, जो काम था वो 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जब सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है तब मैं लगाऊंगा एट। लॉजिक समझो चीज़ों को। द हंटर शूट द टाइगर, हंटर ने टाइगर को शूट किया, इसमें मर गया, इसमें बच गया, इसमें मरा के बचा, बताओ। कंफ्यूज हो? अगर मैं ये कहूँ कि द मैन शूट हिम, उस आदमी ने उसको गोली मार दी, तो जनरली हम लोग ये कहते हैं वो मर गया है, लेकिन नहीं। हम ये कैसे कह सकते हैं कि हंटर ने टाइगर को शूट तो किया लेकिन टाइगर की पोजीशन क्या है वो कैसे पता चलेगी, वो तो कंफर्म ही नहीं है। इसका मतलब मैं ये कहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि हंटर ने टाइगर को गोली मारी, हो सकता है गोली लगी ना हो। हंटर ने गोली चलाने का काम तो किया है लेकिन वो टाइगर को लगी कि नहीं लगी अभी यही क्लियर नहीं है। उसका मानना तो ना मानना तो बहुत दूर की बात है। हंटर ने बस गोली चला दी, उसने अपना काम किया, लेकिन टाइगर तक वो काम हुआ नहीं है, वो कभी कंफर्म है ही नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं कि ग्रुप में 4 गोलियाँ चली, तो 4 गोलियाँ चली, अब ये तो नहीं कि हवा में चली, ये भी सही है, किसी के सामने चली, ये भी सही है, धोखे से किसी लग गई हो छत पर, वो भी सही है। ग्रुप में गोली चली, ये बात तो सही है, लेकिन लगी कि नहीं लगी ये कंफर्म नहीं है। तो इस वाले सेंटेंस से ये कंफर्म हुआ है कि गोली तो चली लेकिन लगी कि नहीं लगी वो कंफर्म कुछ भी नहीं है, बस उसने गोली चला दी टाइगर के ऊपर। इसमें गोली तो चलाई लेकिन वो बच गया, इसलिए मुझे एट लगाना पड़ा, क्योंकि इस गोली चलाने काम तो हुआ लेकिन उसने वो काम नहीं किया जो मेरा इंटेंशन था, जो शूट का रियल में काम था वो काम पूरा नहीं हुआ है। इसमें शूट हुआ टाइगर और वो मारा भी गया, इसका मतलब शूट का काम 100% पूरा हुआ, इसलिए यहाँ पे कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक बात ये समझ में आई है कि हर बार शूट आया हुआ है, तीनों सेंटेंस में सेंस अलग अलग निकल रहा है और एक ही वर्ब के साथ कहीं प्रपोजिशन लग रही है कहीं नहीं लग रही है। तो प्रपोजिशन का भी बड़ा लंबा खेल है वर्ब के अंदर, तो हर एक चैप्टर इंटरकनेक्टेड है। आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये वाली बात यहीं पे समझनी चाहिए, नहीं, वो बात पूरे ग्रामर में कहीं भी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग का एक नया लेवल एक्टिव हुआ होगा।